जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम लोग वन शॉट में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है उपसंयोजन यौगिक। देखिए आपको तो मालूम है कि इससे पहले हमने काफी चैप्टरों को वन शॉट में पढ़ा है, जैसे कि विलयन हुआ, वैद्युत रसायन हुआ, रसायन बलगति हुआ। बड़े से बड़े चैप्टर को हमने 40 से 45 मिनट के अंदर ही खत्म किया है। तो हम आपसे वादा करते हैं कि इस चैप्टर को भी मैं तो कोशिश करूंगा कि 35 मिनट के अंदर ये खत्म हो जाए। ठीक है, मेरी फुल कोशिश रहेगी। और ये नहीं कि टॉपिक छोड़ छोड़ के या आपको कम कम समझा के नहीं, मैं पूरा बढ़िया से समझाऊंगा, ऐसा समझाऊंगा जो आपको पूरा यूट्यूब पर क्या आपके खुद ऑफलाइन टीचर भी नहीं समझाए होंगे। ठीक है, और एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। देखिए आप किसी और वीडियो से कंपेयर मत कीजिएगा मेरा वीडियो कि सर उस वीडियो में तो वो टॉपिक पढ़ाएं, आप वो टॉपिक नहीं पढ़ाए हो। नहीं, क्या होता है ना कि वो पिछले साल का कहीं वो वीडियो हो, वो पिछले साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हो, तो भैया आपका जो अभी का सिलेबस जो जारी किया है बोर्ड ने, वो सिलेबस देखो और उस सिलेबस से इस वीडियो को मिलाओ। क्या सर हमने सिलेबस में से कोई टॉपिक छोड़ा है क्या? अगर छोड़ा है तो कमेंट करो। ठीक है, चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस चैप्टर का नाम ही है उपसंयोजन यौगिक। ठीक है, और पहले हम ये जानते हैं कि यौगिक होता क्या भैया। इतना बड़ा नाम है, कितना बड़ा नाम है, इतना बड़ा उपसंयोजन यौगिक। आखिर ये यौगिक होता क्या है, उपसंयोजन होता क्या है। ठीक है, देखिए हमने काफी बेसिक क्लासों से 9-8 क्लासों से बहुत प्रकार के यौगिकों के बारे में पढ़ा है। अब कुछ बच्चों को यौगिक भी नहीं मालूम हो कि यौगिक क्या होता है। तो देखिए जो पदार्थ दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है उसे यौगिक कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं आपको, जैसे कि आपके घर में नमक होगा तो वो भी एक प्रकार का यौगिक है, क्योंकि बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना है। उसका रसायन सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम से और क्लोरीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे हम बात कर ले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो KO ये बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना होता है, तो उसे यौगिक कहते हैं। अब यौगिक के आगे यहां पर नाम जुड़ गया है उपसंयोजन यौगिक। ये क्या होता है समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग भी नहीं लगाना है। देखिए हमने बहुत सारे तत्वों के बारे में पढ़ा है भैया, डी ब्लॉक के तत्व, ए ब्लॉक के तत्व, मतलब तत्व पढ़ते पढ़ते हम परेशान हो गए हैं। और एक प्रकार का आपको नया तत्व पढ़ना, नया यौगिक पढ़ना, जिसका नाम है उपसंयोजन यौगिक। ये जानते हैं कि इसके नाम कितने क्यों बड़े हैं? क्योंकि इसके सूत्र भी बड़े बड़े हैं भैया। देखो इनका सूत्र मैं दिखाता हूं, देखो उदाहरण में दो सूत्र लेकर रखा हूं, इतने बड़े बड़े सूत्र होते हैं। ठीक है, लेकिन टेंशन ना लो, ये जितने देखने में बड़े हैं ना उतने ही आसान है। ठीक है, चलिए मैंने यहां पर इसका परिभाषा लिख रखा है, पहले पढ़ लेता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। वे यौगिक जिसमें कोई समूह दूसरे समूह को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके साझेदारी करता है उपसंयोजन यौगिक कहलाता है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, हम अभी आपको समझाते हैं। देखिए यौगिक यानी अभी बताया जो तत्वों से मिलकर बना हो। अब यौगिक है भैया तो उसमें बहुत सारे समूह होंगे तत्वों का। ठीक है, तो उसमें क्या करता है ना, एक तत्व कहेगा भैया दूसरे तत्व से कहेगा भैया मैं तुमको एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान देता हूं। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ी। ठीक है, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन तुमको दान देता हूं, तुम मेरे दोस्त बन जाओ। ठीक है, तो बोलेगा हाँ भाई ठीक है दे दो, हम तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। तो भैया ये क्या कि एक युग्म इलेक्ट्रॉन उसको दिया और ये इसका दोस्त बन गया, यानी कि साझेदारी कर लिया। और इतना साझेदारी हो गया, इतना ज्यादा उन लोगों का दोस्ती बढ़ गया जिससे वो बड़े यौगिक बना लिए, और उसी को नाम हमने दे दिया उपसंयोजन यौगिक। समझ गए? यानी कि एक समूह दूसरे समूह को इलेक्ट्रॉन दान करके एक यौगिक बना देता है, और ये छोटा मोटा यौगिक नहीं, बहुत बड़ा यौगिक बना देता है, जिसे उपसंयोजन यौगिक कहते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए हमने एग्जांपल भी कुछ दो लिख रखे हैं जो कि आप याद कर सकते हैं कि वो फिर अभी ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बस इतना समझिए कि ये जो है ये आपका उपसंयोजन यौगिक का एक तत्व, एक पदार्थ है। ठीक है, इतना बस समझिए आप। इसको अभी हम समझेंगे, उसको समझने के पहले हमें वर्णन सिद्धांत पढ़ना होगा, और ये आपके सिलेबस में है, और एक तरीका से कह ले तो ये भैया ये चैप्टर का जान है। ठीक है, यदि आप ये समझ गए बढ़िया से तो समझो कि ये चैप्टर आप समझ गए, और ये बहुत आसान है। देखो कैसे। वर्णन सिद्धांत क्या है? वर्णन एक भाई साहब थे, वो कहें क्या, देखो यार इनको गाली मत देना क्योंकि इन्हीं की वजह से चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो वर्णन जो भाई साहब थे, इन्होंने कहा यार ये छोटा मोटा तुम लोग यौगिक के बारे में पढ़ते हो कि OH, HCl, ये सब तो हम पढ़ के फेंक दिए हैं। तो लोगों ने बोला तो भैया तब क्या कह रहे हो, तब क्या करोगे, तब क्या पढ़ोगे? तो ये बोला कि रुको हम एक काम करते हैं, इस दुनिया में
हमारे जैसे बड़ा बड़ा तत्व का यौगिक के बारे में कोई नहीं पढ़ा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि सर्वप्रथम वर्धन ने उपसंयोजन यौगिक का वर्णन किया, यानी कि इन्होंने ही सबसे पहले ये बड़े बड़े जो यौगिक जो आपको बड़े बड़े सूत्र दिखाई दे रहे हैं इसके बारे में इन्होंने ही पढ़ा, और पढ़ने के बाद क्या बताया वो ध्यान दीजिए। और बताया कि उपसंयोजन यौगिक में दो प्रकार के संयोजकता होता है। ये संयोजकता क्या है ये मैं अभी आपको समझाता हूं, ठीक है। इन्होंने ये बताया। अब इन्होंने क्या किया कि एक तत्व के ले लिया यहां पर। अब इस तत्व ये उपसंयोजन यौगिक है, ठीक है। आप उपसंयोजन यौगिक को जटिल यौगिक भी कह सकते हैं या संकुल यौगिक भी कह सकते हो, ठीक है। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं। उपसंयोजन यौगिक को संकुल यौगिक भी कहते हैं और जटिल यौगिक भी कहते हैं। पेपर में आ जाए क्या संकुल यौगिक किसे कहते हैं, तो भैया कंफ्यूज आप कहोगे सर तो संकुल यौगिक पढ़ाया ही नहीं है। अरे भैया उपसंयोजन यौगिक कोई संकुल यौगिक बोलते हैं, ठीक है। तो मैं अभी से इस वीडियो में संकुल यौगिक ही कहूंगा, ठीक है। तो हमने एक संकुल यौगिक ले लिया, ठीक है मेरे भाई। अब इसमें आपको वर्धन ने बताया कि किस तत्व को क्या कहते हैं। इतना बड़ा सूत्र है, देख लो, इतने बड़े तत्व है ये यौगिक है। तो इन्होंने कहा कि भैया एक ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट के बाहर कुछ तत्व होंगे, पदार्थ होंगे, और ब्रैकेट के अंदर भी कुछ पदार्थ होंगे, ठीक है। हमने कहा ठीक है भाई साहब, लेकिन हम कंफ्यूज हैं, हम किसको क्या कहें। इसमें तो 3-4 हमें पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, हम किसको क्या कहें। तो बोला कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं। जो कोष्टक के बाहर होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं भैया काउंटर अणु। काउंटर अणु कहते हैं या आयन कह सकते हैं। आप काउंटर आयन बोलो या काउंटर अणु बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसे हम काउंटर अणु कहते हैं या आयन कहते हैं, काउंटर आयन कहते हैं। कहा ठीक है भैया, जो ब्रैकेट के बाहर रहेगा उसे हम काउंटर आयन कहेंगे। फिर जो अंदर उसे क्या कहेंगे, तो वो बोला भैया इतना सब्र रखो, धीरे धीरे बता रहा हूं। तो कहा कि जो आपका कोष्टक होगा, बड़ा वाला कोष्टक, उसके अंदर जो होगा तत्व, ठीक है, उसको हम कहेंगे केंद्रीय धातु। क्या कहेंगे, केंद्रीय धातु कहेंगे। अब फिर उसने कहा कि भैया जो बड़ा कोष्टक है उसके अंदर भी एक छोटा कोष्टक होगा, उसमें भी एक तत्व होगा, तो उसको क्या कहेंगे, तो भैया उसको लिगेंड कहेंगे। क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। अब आपको एक बात याद दिला दूं कि वर्धन ने बताया था कि उपसंयोजन यौगिक में दो प्रकार की संयोजकता होती है, ठीक है। तो भैया अब वो संयोजकता कहां कहां होती है अब समझने की बारी है। तो भैया वर्धन ने कहा कि जो भैया जो काउंटर आयन होते हैं उनके साथ जो नंबर जुड़े होते हैं उनको प्रथम संयोजकता कहते हैं। तो देखिए ये काउंटर आयन है, इसके साथ 4 जुड़ा है, तो ये 4 क्या हो जाएगा, प्रथम संयोजकता हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि द्वितीय संयोजकता कहां होती है, तो उन्होंने कहा कि जो लिगेंड होते हैं, जो लिगेंड के साथ जो नंबर जुड़े होते हैं उसे हम द्वितीय संयोजकता कहते हैं। तो देखिए मेरे भैया लिगेंड क्या है, यहाँ पर CN है। CN क्या होता है, साइनाइडो होता है। इसका नाम क्या है, साइनाइडो। Fe का आयरन जानते हो, K का पोटेशियम आप जानते ही हो, ठीक है। तो भैया ये जो है 6 ये क्या है, द्वितीय संयोजकता है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि यहां से आपके MCQ बन ही जाते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्णन सिद्धांत। अब समझिए कि आप लोगों ने उपसंयोजन यौगिक के बारे में पूरा जान लिया। अब चलिए हमने जो सीखा उसको थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट थोड़ा चख लेते हैं अच्छा से। बताओ इसको क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, कमेंट करो। इसे कहते हैं काउंटर आयन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, देखो ये सबसे छोटा कोष्टक में है, इसे कहते हैं लिगेंड, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं केंद्रीय धातु, ठीक है। अब देखो ये धातु के साथ जुड़ा हुआ है, ये काउंटर आयन के साथ नंबर जुड़ा है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे प्रथम संयोजकता, ठीक है। ये देखो लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है, इसको क्या कहेंगे, इसे द्वितीयक संयोजकता कहेंगे। क्लियर है यहां तक, चलिए। तो इस प्रकार आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हमने यहां पर एक शब्द यूज कर रहा है, लिगेंड लिगेंड लिगेंड, ठीक है। ये क्या भैया, ये लिगेंड है। भैया इनको इतना संभाल के क्यों रखा गया है, भैया एक बड़ा कोष्टक है, फिर उसके अंदर कोष्टक है, और वो कोष्टक के अंदर है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, लोहा तो आप छत पर ही फेंक के आ जाते हो, लेकिन अगर कोई सोना का चीज हो, हीरा का चीज हो, तो उसे क्या कहते हो, कैसे रखते हो, एक बड़ा बक्सा होगा, फिर एक छोटा बक्सा होगा, फिर उसके अंदर एक छोटा सा डिब्बी होगा, फिर उसके अंदर भी एक छोटा सा डिब्बी होगा, उसके अंदर सोना होगा। समझ रहे हो ना, यानी कि जो कीमती चीज होती है उसे संभाल के रखा जाता है, ठीक है। तो भैया ये भी कीमती चीज है, इसीलिए इसको इतना अंदर रखा हुआ है। तो भैया आखिर ये है क्या, इसका काम क्या है, इसे क्यों संभाल के रखा गया है, ठीक है। अगर सोना का कीमत ना रहता तो क्या आप सोना को रखते इतना घर में, नहीं रखते, उसका कोई कीमत नहीं रहता, तो उसका कोई इज्जत नहीं रहता। लेकिन इसका इज्जत दिया जा रहा है, इसको इतना संभाल के रखा जा रहा है, यानी कि इसका कोई ना कोई काम है,
तो भैया समझो तो ये उपसर्जन यौगिक का जो है ना ये पैर है, यानी कि इसके बिना ये चल नहीं सकता है। तो चलो समझते कि लिगेंड होता क्या है, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा है कि लिगेंड से आप क्या समझते हैं, तो चलिए समझ लिया जाए। तो चलिए अब लिगेंड को देखते हैं। ये लिगेंड भाई सब हैं क्या, ये कहते क्या है हमसे वो समझते हैं। ये कहते हैं कि वे अणु, आयन, मूलक जो इलेक्ट्रॉन युग्म धातु को दान करके जटिल यौगिक बनाता है लिगेंड कहलाता है। मतलब कुल मिला के बात यही है कि जो लिगेंड है इसी के कारण जटिल यौगिक यानी कि उपसंयोजन यौगिक यानी कि संकुल यौगिक बनता है। ठीक है, देखिए कैसे बनता है वो ध्यान दीजिए। वे अणु या वे आयन या वे मूलक जो इलेक्ट्रॉन युग्म धातु को दान करके ये जो लिगेंड होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है ये किसी धातु को दे देते हैं। लो भैया तुम हमारा इलेक्ट्रॉन ले लो और हमारे साथ जुड़ के एक बड़ा यौगिक बना लो। ठीक है, उसी को कहते हैं लिगेंड। क्लियर है ना। चलिए अब ये चार प्रकार के होते हैं। एक है एक दंती लिगेंड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विदंती लिगेंड, बहुदंती लिगेंड और उभयदंती लिगेंड। इन चारों में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, तो इसे आपको तैयार कर लेना ही कर लेना है। ठीक है, 4 नंबर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक दंती लिगेंड देख लीजिए। एक दंती नाम से समझ में आ रहा है, एक दंती यानी कि एक। तो देखिए आपको अभी मजा आ जाएगा पढ़ने में। जो लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन युग्म धातु को दान कर जटिल यौगिक बनाते हैं एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। यानी कि जो लिगेंड बस एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, ठीक है, ये कहेगा भैया धातु कहेगा अरे यार इलेक्ट्रॉन दो मुझे, तू कहेगा नहीं हम एक ही तुम्हें देंगे, तू कहेगा अरे तुम तो बड़े एक दंती लिगेंड हो यार, तो इससे नाम पड़ेगा एक दंती लिगेंड। ठीक है, चलिए अब पहचानें कैसे उन अणुओं को, उन लिगेंड को कि एक दंती लिगेंड है। तो जिस लिगेंड के ऊपर एक माइनस होता है उसे एक दंती लिगेंड कहते हैं। जैसे कि क्लोरीन के इसके ऊपर माइनस है, क्लोरो कहेंगे, साइनाइडो कहेंगे, ठीक है, ब्रोमाइडो कहेंगे, फिर एमीन कहेंगे। फिर यहां पर जल नहीं होगा, ये जल नहीं होगा, ये क्या बात याद रखिएगा, H2O मतलब होता है जल, लेकिन यहां पर लिगेंड का ये काम कर रहा है इसलिए इसका नाम होगा एक्वा। इसका नाम क्या होगा, एक्वा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विदंती लिगेंड, ये सब हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। इस चैप्टर में भी आईयूपीएसी नामकरण है उपसंयोजन यौगिक का, तो वो तो हम बता नहीं सकते वन शॉट में, क्योंकि उपसंयोजन यौगिक ही आधा घंटा का है, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूं। ठीक है, मैं सारे चैप्टरों का जो उपसंयोजन यौगिक का या एल्कोहल का या बोले तो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के जो आईयूपीएसी नामकरण है, जितने भी आईयूपीएसी नामकरण है, इन सब के लिए मैं एक फार्मूला तैयार कर रहा हूं आप लोगों के लिए। बस उसे घोर के पी लेना है और मेरा गारंटी है कि कोई भी किसी भी चैप्टर का आईयूपीएसी नामकरण के लिए आ जाए आप यूं कर दोगे। ठीक है, चलिए अब द्विदंती लिगेंड क्या है भैया, वही है दो इलेक्ट्रॉन दान करने वाले को द्विदंती लिगेंड कहते हैं। तो जो लिगेंड दो इलेक्ट्रॉन युग्म धातु को दान करके जटिल यौगिक बनाते हैं द्विदंती लिगेंड कहलाते हैं। देखिए इनके ऊपर दो माइनस है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये यहां पर देख लीजिए। चलिए इसे क्या कहेंगे, इसका नाम मालूम है क्या, ठीक है, इसका नाम मालूम है, इसको कहते हैं अजेलेक्टो। ठीक है, ऐसा ही कुछ नाम है अजेलेटो। देखिए मुझे भी याद नहीं आ रहा, अक्जेलेटो, हाँ अक्जेलेटो इसका नाम है, अक्जेलेटो। ठीक है, चलिए तो हमारे जो तीसरा है बहुदंती लिगेंड, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। बहुदंती लिगेंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है और ये भी आपके एग्जाम में बहुत ना के मात्रा पूछा जाता है, क्योंकि भैया ये सब ना है जो एलकेजी के लड़के को भी पढ़ा देंगे ना ये सब, तो उनको याद हो जाता है। तो भैया ये बोर्ड एग्जाम वाले कहते हैं भैया हम एलकेजी का थोड़ी ना परीक्षा ले रहे हैं, हम तो 12वीं वालों को परीक्षा ले रहे हैं, तो भैया कुछ लेवल बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसलिए इसका 4 नंबर वाला उभयदंती लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पहले से देख लीजिए, जो लिगेंड 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म धातु को दान कर जटिल यौगिक बनाते हैं। पर जटिल यौगिक का मतलब जानते हैं क्या है ना, उपसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक। ये तीनों भैया एक ही चीज है, इनका नाम अलग अलग है। ये मत समझने लगना कि संकुल यौगिक कुछ और है, जटिल यौगिक कुछ और है। ठीक है, ये मत समझने लगना। ठीक है, चलिए आपको कमेंट करके बताना है उपसंयोजन यौगिक किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन देता हूं, जटिल यौगिक होते हैं या बड़े यौगिक होते हैं या कठोर यौगिक होते हैं, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, देखिए तो भैया देखिए ये 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, तो इनके ऊपर 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस ऐसे रहेगा। क्लियर है ना, बहुदंती है भैया, इनके मन मौजी है, ये जितने चाहे उतने दे सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे उभयदंती लिगेंड, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उभयदंती लिगेंड को हम कभी कभी किस नाम से आ जाता है पेपर में, एम्बीडेंटेंट
एम्बी डेंटेड लिगेंड के नाम से आ जाता है ये, ठीक है, एम्बी वही एम्बी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वे लिगेंड जो अपने अलग अलग परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन युग्म धातु को दान कर जटिल यौगिक बनाते हैं उभय दंती लिगेंड या एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। अब समझिए इसको समझने का तरीका, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये जो लिगेंड होते हैं ये कहते क्या है धातु से, सुनो भाई साहब हम बहुत दानी हैं, हम बहुत दानी हैं, इतने दानी है ना कि हम खुद भिखारी बन जाएंगे, तुमको सब कुछ दे देंगे। तो ये क्या करते हैं, अपने पूंजी निकाल के दे देते हैं, ठीक है। तो ये वही काम करते हैं भैया लिगेंड, ये अपने अलग अलग परमाणुओं से जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो धातु को दान करके एक जटिल यौगिक बना देते हैं, इसे उभयदंती लिगेंड कहते हैं, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा आपको हार्ड दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हार्ड मेरे जैसे नहीं है, काहे कि कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर जो उपसंयोजन यौगिक है ना वो बहुत हार्ड है। हम बोले भैया हार्ड नहीं है, बस तुम्हारी समझने की दिक्कत है, ठीक है। अभी बताओ हार्ड लग रहा है क्या ये चैप्टर? हार्ड लग रहा है तो कमेंट करके बताओ। देखो अगर हार्ड लगे ना कोई भी मेरे पढ़ाए हुए शब्द या कोई भी टॉपिक, तो तुम भैया डायरेक्ट लिख दिया कमेंट में करो कि तुम सर पढ़ाने नहीं आ रहा, ठीक है। और अगर मजा आ रहा है ना तो भैया एक स्माइली तो जरूर भेजना, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं जटिल यौगिक। हम कब से पढ़ रहे हैं जटिल यौगिक, जटिल यौगिक, जटिल यौगिक, जटिल यौगिक। ये जटिल यौगिक क्या है क्या? तो भैया वही जो बड़े यौगिक होते हैं उनको जटिल यौगिक कहते हैं, ठीक है। द्विक लवण को भी हम जटिल यौगिक कह सकते हैं और उपसंयोजन यौगिक की भी हम लोग जटिल यौगिक कह सकते हैं, ठीक है। पेपर में कई बार आता है कि द्विक लवण और उपसंयोजन यौगिक या द्विक लवण संकुल यौगिक में अंतर लिखिए। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, हम अंतर बता देते हैं आपको, कम से कम ज्यादा नहीं, एक एक अंतर भी लिखे का काम चल जाएगा, क्योंकि ये 1 या 2 नंबर में आएगा, 1 नंबर से कभी बेसी में आया ही नहीं है, ठीक है। चलिए द्विक लवण में लिखेंगे कि इसमें 2 लवण तथा जल की आवश्यकता होती है, ठीक है भाई साहब। लेकिन उपसंयोजन यौगिक कहता है नहीं भैया नहीं, मुझे तुम जल दो, मुझे जल की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इस तरह भी मजबूत हूं, ठीक है, ठीक है भाई साहब। अब देखिए द्विक लवण में एक एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। देखिए केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है ना जिसमें आप एग्जाम्पल दे देकर टीचर को जो है ना उसको आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, ठीक है। मैं जब पेपर देता था तो मैं भी एग्जाम्पल जरूर देता था, मैं परिभाषा से ज्यादा एग्जाम्पल याद करके जाता था, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में एग्जाम्पल को किंग कहा जाता है, ठीक है। परिभाषा को रानी कहा जाता होगा लेकिन एग्जाम्पल तो किंग है, ठीक है। तो एग्जाम्पल याद कर लीजिए, एक बस याद कीजिए। द्विक लवण का एग्जाम्पल होता है फिटकिरी, ठीक है, जो आप लोगों को तो दाढ़ी भी आ गई होंगी, बहुत बच्चों की दाढ़ी तो आ ही गई होंगी मेरे अंदाज से। तो ये फिटकिरी भी होती हैं। तो ये जो फिटकिरी होती है जो आप सैलून वैलून में लगाते हो उसी की बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए फिटकिरी में क्या है, K2SO4 × AlSO4 3 24H2O, ये इसका सूत्र है। उपसंयोजन यौगिक के बारे में बात कर लिया जाए तो भैया ये देखो ये आपका उपसंयोजन यौगिक का सूत्र है, तो इसे तो आपको याद ही होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए मैंने अभी कुछ समय पहले आपको बताया था कि इस चैप्टर में IUPAC नामकरण करने के लिए भी आता है, ठीक है। तो भैया इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, आपसे मैं बताया। देखिए अगर इसी में बना दूं, मेरे बनाने में कोई नहीं है भैया, बनाऊंगा तो मैं ही ना, तो इस वीडियो में बता सकता हूं। लेकिन भैया क्या बोलूं आपसे, आपको जो पढ़ रहे हो ना वो भी भूल जाओगे, ठीक है, ये भी भूल जाओगे। तो भैया इसलिए मैंने इसको नहीं बनाया और इसकी एक रणनीति में तैयार कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि काफी बच्चों को IUPAC नामकरण में दिक्कत होता है, लेकिन वो वीडियो देखने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। मैंने IUPAC का वीडियो एक पहले अपलोड किया था, लेकिन किसी कारणवश वो वीडियो डिलीट हो गया यूट्यूब से ही, ठीक है। तो फिर से हम कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। आगे इसका टॉपिक है उपसंयोजन यौगिक का साम्यवता। इस साम्यवता क्या होता है इसमें जानते हैं। ये क्या कहता है भैया, 2 अगर यौगिक हैं तो ये दोनों यौगिक का सूत्र समान होना चाहिए, लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान जाओ कि कोई पिताजी हैं, उनके 2 लड़के हैं, तब ये दोनों लड़के के तो ब्लड जो होगा वो एक ही होगा, ब्लड ग्रुप एक ही होगा। लेकिन ये तो नहीं है ना कि दोनों एक ही काम करेंगे, नहीं, कोई इंजीनियर है तो कोई डॉक्टर है। इस प्रकार ये साम्यवता कहता है, बहुत आसान है। साम्यवता में यौगिक के आणविक सूत्र समान होते हैं। अभी मैंने बताया इनके यौगिक जो होते हैं समान होते हैं, परंतु भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाते हैं। भौतिक गुण यानी कि गोरा है कि काला है, ठीक है, पानी है कि ठोस है, ये मजाक कर रहा हूं, मतलब इसी प्रकार होते हैं जो आप अपने आंखों से देख सकते हो, उसे भौतिक गुण कहते हैं। रासायनिक गुण यानी कि अब रासायनिक गुण भी समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कि हमने चीनी के साथ पानी मिला दी तो क्या होगा, ये सब तो होता है गुण भैया रासायनिक गुण। चलो
समझौता के प्रकार आप देख लीजिए, यही थोड़ा सा आपको लंबा पढ़ना पड़ेगा। समझौता दो प्रकार के होते हैं, एक संरचनात्मक समझौता और एक त्रिविम समझौता। संरचनात्मक समझौता में भी चार प्रकार होते हैं, एक आयन समझौता, बंधन समझौता, जलयोजन समझौता और उप सहसंयोजन समझौता। त्रिविम समझौता में भी दो होते हैं, एक ज्यामिति समझौता और एक ध्रुवण समझौता। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चारों के चारों, चार तो छह, ये दो और ये चार, छह। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, छह का पढ़ते हैं, लेकिन बहुत आसान है यार, सबसे आसान ये लगते हैं मुझे। ठीक है, एक एक बार देखो तुम्हें याद हो जाएंगे, नहीं याद होगा तो हम अपना नाम ही बदल देंगे। आयन समझौता, समझौता मतलब हम जानते हैं कि सूत्र भैया समान होता है, बस इतना ही याद रखना है। समझौता, कहीं भी समझौता शब्द दिखे तो दिमाग में डायरेक्ट उत्पन्न कर लेना कि अरे सर ने बताया था कि समझौता मतलब होता है सूत्र समान होना। तो आपको डायरेक्ट लिखना है कि वह समझौता जिसमें यौगिक का अणु सूत्र समान होता है। हाँ भैया जानते हैं, लेकिन उनकी आयन दशा बदल जाती है, क्योंकि आयन समझौता है ना, तो उनकी आयन दशा बदल जाती है और इसी को हम आयन समझौता कहते हैं। यहां पर आगे लिख लीजिएगा कि इसी को आयन समझौता कहते हैं। ठीक है, मैंने नहीं लिखा, टाइम ज्यादा बर्बाद होता। देख लीजिए अब एग्जांपल से समझिए आयन समझौता कैसे इसके दशा बदल जाती है। जैसे कि हमने दो यौगिक लिया, इन दोनों का आपको अणुसूत्र समान दिखाई देंगे, क्योंकि लिगेंड भी समान है, केंद्रीय धातु भी समान है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, आयन की दशा कैसे बदल रही है वो देखिए। जो काउंटर आयन है उसकी दशा कैसे बदल रही है। इसमें तो भैया ब्रोमीन था काउंटर आयन, इसमें भैया सल्फेट हो गया काउंटर आयन। ठीक है, इसमें देखो पहले ये अंदर था, अब ये बाहर आ गया, तो इसकी दशा बदल रही है कि नहीं, इसे आयन समझौता कहते हैं। क्लियर है, चलिए अब हमारा जो दूसरा है उसे देख लेते हैं। बंधन समझौता, बंधन, बंधन समझ रहे हो ना, बंधन मतलब क्या होता है। चलो अब बताते हैं इसका परिभाषा देखते हुए। वह समझौता जिसमें यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं। अरे भैया ये हम कितने बार पढ़ेंगे भैया, जब तक समझौता का नाम आएगा ना तब तक ये पढ़ना पड़ेगा, ये अणुसूत्र समान होते हैं। लेकिन धातु और लिगेंड का बंधन स्थिति अलग अलग होता है। ठीक है, क्योंकि बंधन समझौता है। अब एग्जांपल से समझो कैसे। यहां पर देखो इस धातु में Cn है, यानी कि साइनाइडो है, इसका नाम साइनाइडो है, लेकिन इसमें क्या हो गया, बंधन पलट गया भैया। अब ये Cn था, अब Nc हो गया, तो यही तो है बंधन समझौता। देखो और सब कुछ समान है, क्रोमियम क्रोमियम, लिगेंड एक ही है। ठीक है, काउंटर आयन भी एक ही है, इनकी जो बंधन है वो चेंज हो गई है, तो इसलिए उनका नाम भी चेंज हो जाएगा। जैसे इसका नाम साइनाइडो और इसका नाम आइसोसाइनाइडो, आइसोसाइनाइडो हो जाएगा। क्लियर है, तो इतना आप लोग समझा कीजिए। चलिए अब हमारा तीसरा है जल योजन समझौता। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में एक बार मैंने शायद इसको देखा था, इसको चलिए देखा होगा, दिमाग पर नहीं है, किसी और को भी देखा होगा कौन जानता है, लेकिन समझौता को देखा था मैंने एग्जाम में। ठीक है, वह समझौता जिसमें यौगिक का अणुसूत्र समान होते हैं। हाँ भैया जानते हैं, ये तो हमारे दिमाग में चढ़ चुका है। ठीक है, लेकिन जल की स्थिति या दिशा भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अब कैसे वो ध्यान दीजिएगा। सूत्र यहां पर देख लीजिए, यहां पर भैया क्या है, यहां पर जल नहीं है, यहां पर जल है। ठीक है, स्थिति या दिशा भिन्न भिन्न होती है। हाँ भैया, मतलब जल की स्थिति बदल सकती है। ठीक है, या जल इसमें कभी कभी काउंटर आयन के साथ जुड़ सकता है या केंद्रीय धातु के साथ। इसमें देखिए ये समझ रहा ना, जल की स्थिति बदल जाती है। चलिए तो थोड़ा सा ये टॉपिक पढ़ाने के बाद थोड़ा सा हम जल पी लेंगे, क्योंकि कंठ जो भैया सूख रही है, कब से चिल्ला रहे हैं। ठीक है, तो उप सहसंयोजन समझौता, यौगिक नहीं, तो वह समझौता जिसमें यौगिकों का अणुसूत्र समान होता है, लेकिन उप सहसंयोजन क्षेत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसे उप सहसंयोजन समझौता कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए एग्जाम्पल से। यहां पर देखिएगा, एक मिनट में आपको समझा दूं। हाँ चलिए, उप सहसंयोजन समझौता, उप सहसंयोजन क्षेत्र जानते हैं किसे कहते हैं, जिसे संकुल क्षेत्र भी कहते हैं। अभी हमने आपको वर्णन सिद्धांत में बताया था, नहीं बताया था क्या वर्णन सिद्धांत में कि संकुल क्षेत्र क्या होता है। अरे भाई क्या मिस्टेक कर दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, अभी एक मिनट रुको, बता देते हैं कि क्या होता है संकुल क्षेत्र। संकुल क्षेत्र बताना जरूरत है, एक मिनट रुको। हाँ देखो मिल गया पेज, वो देखो बता देते हैं। देखो
संकुल क्षेत्र क्या होता है, देखो मैंने लिखा लेकिन बताया नहीं। यहां से लेके ये पूरा कोष्टक वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसे संकुल क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है ना, बस इतना सा बताना था। अब यही कह रहे बात यहां पर कि संकुल क्षेत्र ही भैया अलग अलग होते हैं, तो उपसंयोजन समझौता कहते हैं। इसमें देखो साफ अलग अलग है, तो ये उपसंयोजन समझौता है। ठीक है, चलिए जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है उसे देख लेते हैं। उसके पहले हम थोड़ा जल अर्पण कर लेते हैं। तो चलिए भाई साहब अब देखते हैं ज्यामिति समझौता। और ये जो है भैया, ये याद रखो ये वाला वो प्रकार का आ गया। 1 मिनट में दिखा देता हूं तुमको कि तुम्हें कंफ्यूजिंग ना हो। किधर गया भैया, किधर गया, 1 मिनट। पेपर इतना ना भैया, इतना ना पूछो मत। अभी हम 7 नंबर इसके आगे जो वाला चैप्टर उसी का भी बनाने वाले हैं ऑन शॉट। देखो ये अब त्रिमिम समझौता चालू हो गया। ठीक है, तो इसका पहले हम ज्यामिति समझौता पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ये क्या है थोड़ा ध्यान समझिएगा। अब सॉरी, थोड़ा अभी पानी पियो ना इसके वजह से। तो ज्यामिति अब इसमें संरचना से रिलेटेड आएगा। ठीक है, तो थोड़ा समझना पड़ेगा ध्यान से। वह समझौता जिसमें यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु इनकी ज्यामिति में समूह यानी कि जो लिगेंड होते हैं उनकी स्थिति अलग अलग होती है। जैसे कि देखो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ज्यामिति यानी कि चित्र में, संरचना में इनकी जो लिगेंड की स्थिति होती है वो अलग अलग होती है। अब ये जो रूप होते हैं, एक समक्ष रूप होता है, एक विपक्ष रूप होता है। ठीक है, देखो केंद्रीय धातु को हम केंद्र में रखेंगे, बीच बीच में हमने रख दिया। अब लिगेंड जो है, और जो यहाँ पर 2 लिगेंड है, देखो 2 लिगेंड है ना। अब इन दोनों लिगेंड को हम कैसे सजाएंगे वो देखो। हमने क्या किया, ये Cl को लिया, दोनों तरफ से रख दिया, NH2 को तो ये जो सूत्र बना एक तरफ एक ही प्रकार के है, जैसे समक्ष रूप का। अब इसमें हमने क्या किया कि Cl को यहाँ पर भी ले लिया, यहाँ पर भी लिया, NH3 को यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया। तो ये जो बना देखो एक तरफ एक साइड में एक ही तरह का थोड़े लिगेंड है, अलग अलग लिगेंड है, तो इसे विपक्ष रूप कहते हैं। तब ये देख रहे हो ना, लिगेंड की स्थिति बदल रही है ना, तो इसे ज्यामिति समझौता कहते हैं। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट बचा है समझौता में, जिसका नाम है ध्रुवण समझौता यानी कि प्रकाशिक समझौता। ठीक है, तो वह समझौता जिसमें यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं, अरे भैया जानते हैं, परंतु प्रकाश के प्रति गुण भिन्न होते हैं, प्रकाशिक समझौता कराते हैं। सबसे इजी है ये। ठीक है, चलिए तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा कर रख लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया कि 7 सेट में 2-3 सेट में ये आता ही आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जिसका नाम है संयोजन आबंध सिद्धांत BBT। मैं इसके लिए एक अलग भी वीडियो लाने वाला हूं, इसमें थोड़ा बहुत जान लीजिए क्योंकि चैप्टर में तो थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी एक अलग वीडियो जरूर लेके आऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए एक वीडियो तो लाना भैया बनता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अगर कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपने टॉपिक कुछ कुछ छोड़ा है, देखिए जैसे कि IUPAC नामकरण करने के लिए मैंने छोड़ा है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि ये लंबा टॉपिक है, तो इसके बारे में बताऊंगा, ये नहीं है कि नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके आने वाला हूं। ठीक है, तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, 1 शॉट करा रहा हूं। तो 1 सेट में जो लॉन्ग टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनके बारे में तो जानकारी दे ही रहा हूं, लेकिन उनको के लिए एक अलग भी वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए संयोजन आबंध सिद्धांत, इसे BBT के नाम से भी जानते हैं। आखिर ये होता क्या है, तो यह सिद्धांत उपसंयोजन यौगिक की निम्न बिंदु को वर्णन करता है। यानी कि ये जो सिद्धांत है, इसके अनुसार हम किसी भी उपसंयोजन यौगिक के बारे में जानते हैं। क्या क्या मालूम होता है, तो समझिए उसकी संरचना हम लोग जान लेते हैं, संकरण के बारे में जानते हैं, चुंबकीय गुण के बारे में जानते हैं, और रंग के गुण में जानते हैं। तो यही आपका ये सिद्धांत बताता है। अब ये कैसे कैसे बताता है, इसके लिए मैं उस वीडियो में पढ़ेंगे, जिस वीडियो में ये बना के लेके आऊंगा। इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ले आऊंगा जरूर, मैं विश्वास कीजिए 100% लेके आऊंगा। ठीक है, अब आगे है इसी का भाई क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। ये इस चैप्टर के ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है। यह सिद्धांत उपसंयोजन यौगिक में धातु व लिगेंड के बीच बंध की प्रकृति को बताता है। ठीक है भैया, उपसंयोजन यौगिक के चुंबकीय गुण, रंग व अस्तित्व के बारे में बताता है।
ठीक है, तो भैया ये काम करता है। अब कैसे करता है इसके लिए भी हम उसी वीडियो में देख लेंगे जो हम वीडियो लेके आने वाले हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आपको अगर वो वीडियो ना मिलेगा ना तो मैं प्लेलिस्ट में ही जोड़ कर रखूंगा। ये वीडियो जिस प्लेलिस्ट में है ना उसी में वो जोड़ दूंगा, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक में बाद में जाके एडिट करके दे दूंगा। ठीक है, या आप सर्च कीजिएगा ना यूट्यूब पर संयोजन आवर्त सिद्धांत या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत बाय देवासर क्लासेज। देखिए देवासर मत लगेगा, सिर्फ देवासर क्लासेज भी लगा दीजिएगा तो हमारा वीडियो आपको टॉप में मिल जाएगा। चलिए अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किलेट प्रभाव। मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये 2 नंबर में अक्सर आ ही जाता है। तो भैया देख लो क्या होता है। जब कोई द्विदंती लिगेंड धातु के साथ चक्रीय संरचना बनाकर यौगिक को अस्थायी कर देता है तो यह प्रभाव किलेट या चिलेट, यहां पर किलेट हो जाएगा, इसे किलेट कर लो, किलेट यहां पर इसको काठी के लिख लो भैया, किलेट। ठीक है, किलेट या चिलेट, चिलेट के नाम से भी कभी भी आ जाता है तो किलेट या चिलेट प्रभाव कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब आज की वीडियो कैसा लगा ये आपको कमेंट करके बताना है। और देखो मेरे भाई, आप बताओ क्या ऐसे पूरे यूट्यूब पर है क्या कहीं 30 मिनट के अंदर 30 मिनट के ऑल टॉपिक के साथ आपका पूरा चैप्टर समाप्त, इतना मस्त है भैया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगा ये चैप्टर बनाने में, इतना लिखना पड़ा भैया। सोचो इतना देर वीडियो बनाना पड़ता है, तो आप लोग के लिए करते हैं तो वीडियो को लाइक करना बनता है, और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जिससे वो भी पढ़ सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।